तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं HPLC एंड FPLC। ठीक है, तो HPLC क्या होता है, क्योंकि देखो ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सिर्फ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि अगर आप किसी भी कंपनी में किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो HPLC पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आज समझ ही लेते हैं। तो HPLC बेसिकली क्या है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसको बोलते हैं। ये P फॉर प्रोटीन नहीं है, कुछ लोग गलती करते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये क्या है, क्या काम करता है, वो अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अरे इस टॉपिक में चाय क्या कर रही है, टी क्या कर रही है, तो टी ऐसे ही नहीं मैंने इसको यहाँ पर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, सपोज़ आपको एक कप चाय दिया गया और आपको पता लगाना है कि इसमें जो है क्या क्या है। कैफ़ीन है और इसमें जो है शुगर है और टी के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, पानी मतलब और भी क्या है, क्या किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। ये सब अगर आपको पता करना है तो आप पहले HPLC कर लो। HPLC आपको बता देगा कि सैंपल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, सैंपल में कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में है, उसका प्योरिटी क्या है, ये सब HPLC बता देता है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि HPLC कैसे काम करता है। उससे पहले आप देख लो कि HPLC कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर ये ना, ये होता है मोबाइल फेज। ये जो बोटल्स होती है इसमें सॉल्यूशंस होते हैं ना, मोबाइल फेज लिक्विड में होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं, फिर हम थ्योरी पे जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया था ऊपर जो बोटल्स होती हैं सॉल्वेंट, ठीक है, वो यहाँ पर दी हुई है और ये जो है आपका सॉल्वेंट है। एक बार ओके, लेट मी सेलेक्ट दिस। ओके, सो दिस इज़ द सॉल्वेंट। ठीक है, फिर ये आपको दिखा रहा है यहाँ पर, ये है पंप। ठीक है, तो आप जैसे ही आपने सॉल्वेंट दिया, सॉल्वेंट को पंप से क्या होगा, पंप बहुत तेज़ सॉल्वेंट को फेंकेगा। ठीक है, तो पंप से करीबन 100 एटमॉस्फेयर के प्रेशर से पंप जो है सॉल्वेंट को आगे भेजता है। फिर आगे भेजकर आप यहाँ पर देखो, ये जो इंजेक्शन है, ये सिरिंज से आप जो है सैंपल डाल सकते हैं। अपना चाय डालना हो या फिर जो भी आपका सैंपल है, कोई ड्रग है, कोई फूड रिलेटेड कोई सैंपल है, वो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर HPLC कॉलम आता है। ये कॉलम आप देखो, ये कॉलम कोई भी हो सकता है। आयन एक्सचेंज कॉलम हो सकता है, साइज एक्सक्लूजन हो सकता है, एफिनिटी बेस्ड कॉलम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये डिटेक्टर होता है। मोस्टली UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपका ये ऐसे ग्राफ देता है जिससे आपको पता चल जाता है कौन सा कॉम्पोनेंट क्या है। ठीक है, यहाँ पेन नहीं चल रहा है तो हम वापस आते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। तो देखो ये जो मशीन ना, इसमें हमें यहाँ से पहले तो हम बिना सैंपल के इसको लोड करते हैं। बिना सैंपल के जब ये मशीन चलाते हैं तो ये ग्राफ देता है। ठीक है, इसे क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। अभी कैसे देता है मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, जब हम बिना किसी चीज़ के चलाते हैं तो ये एक बेस लाइन देता है ना, बेस लाइन देता है। ये बेस लाइन क्या, इसका एब्जॉर्बेंस है। ये बेस लाइन देखो, एब्जॉर्बेंस होता है मोबाइल फेज का एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एब्जॉर्बेंस आता है और यहाँ पे आपका टाइम आता है। ठीक है, टाइम किसका, किससे, टाइम का यहाँ पर क्या मतलब है, देखो आपका सैंपल आपने यहाँ डाला था, जब सैंपल आपका डिटेक्टर से यहाँ इस कॉलम में, ये जो कॉलम है ना, इस कॉलम में, कॉलम के इनिशियल पॉइंट पे पहुँचता है, इसे बोलते हैं टाइम 0। और इस कॉलम से होते हुए जब ये डिटेक्टर तक पहुँच जाता है, इसे बोलते हैं टी टाइम। तो इस टोटल टाइम को, यहाँ से सफ़र यहाँ तक करने को उसे रिटेंशन टाइम बोलते हैं। यानी कॉलम से लेकर डिटेक्टर तक वो आपका कंपोनेंट कब तक रहा, उसे रिटेंशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि आपको हम डिटेल में भी समझाने वाले हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, तो ये तो हो गया आपका बेस लाइन एब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब क्या होगा, आप सपोज़ यहाँ पे आपका कॉलम बनाता हूँ, तो मैं आपका यहाँ पे एक कॉलम बनाया। अब कॉलम में क्या होगा, आपका इंटरेक्टिंग मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स चार्ज भी हो सकता है, इन पर चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो सैंपल डाला है, अब सपोज़ सैंपल के मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ये ब्लैक वाले जो इससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सपोज़ कुछ जो रेड वाले हैं वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी नीचे डिटेक्टर तक, यहाँ डिटेक्टर तक आ जा रहे हैं। ठीक है, अब जो डिटेक्टर तक जल्दी आ रहे हैं वो तो जल्दी आ जाएंगे, तो सपोज़ 1 मिनट में आ गए। ठीक है,
सपोज़ 1 मिनट में बाहर आ गई कॉलम से, और जो ब्लैक वाले हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेंगे। सपोज़ आपको 3 मिनट ये ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले यहाँ पे टाइम बना देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ से आपका 0, फिर 1, 2, 3, 4, ये आपके मिनट्स में टाइम है, ठीक है। तो जो आपका 1 मिनट में आया है उसका पीक कहाँ पे आएगा, उसका पीक कुछ ऐसा यहाँ आएगा। और जो आपका 3 मिनट में आया है उसका पीक कुछ ऐसा यहाँ आएगा। तो ऐसे पीक आते हैं, ठीक है। तो समझो जो आपका जल्दी निकल गया वो बी है, और जो धीरे निकला था वो ए था। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी कंपोनेंट। तो ऐसे कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट के अलग अलग पीक बनेंगे। इससे आप पहचान जाएंगे ए कंपोनेंट कौन सा है, बी कंपोनेंट कौन सा है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ये फाइंड होता है। देखने को आप ऐसा देख सकते हैं। सपोज़ आप बात कर लेते हैं हम। सपोज़ जो आपका सैंपल ना, उस सैंपल आप ड्रग का सैंपल कोई ले रहे हैं, तो सपोज़ उसमें पैरासीटामोल है, ठीक है। पैरासीटामोल का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होगी। तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ ए बी सी कुछ ऐसा है। तो क्या होगा, पैरासीटामोल का पीक कहाँ पे आता है वो आपको पता होगा पहले से ही। तो एक पीक यहाँ आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कुछ ऐसी आ जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं कम आती हैं ना, कम अमाउंट में। अगर इम्प्योरिटीज़ ही ज़्यादा अमाउंट में आने लगे, ज़्यादा बड़ा पीक हो जाएगा, तो समझो उस सैंपल को आपको फेंकना पड़ेगा, यानी उस इंडस्ट्री में उस बैच को आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया कैसे काम करता है? और ये जो एरिया होता है ना इसका, ये जो एरिया होता है पीक का, जो एरिया होता है वो एरिया आपको बताता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो पैरासीटामोल ये होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये एरिया से इसका पता लग जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि देखो रिटेंशन टाइम होता है आपका ये एक्स एक्सिस पर, और एब्जॉर्बेंस होता है वाई एक्सिस पर, ठीक है। फिर ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, ये सी कंपोनेंट, जितना जिसका एरिया है उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो ये ऐसे पता चलता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, फिर आगे एप्लीकेशन में और डिटेल में इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मोबाइल फेज है, आपने देखा ये बोटल्स रखी हुई थी, ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसलिए इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। नॉर्मल जो आप कॉलम करते हैं, साइज एक्सक्लूजन हो या आयन एक्सचेंज हो, वो बहुत टाइम लेता है। ये क्या बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, HPLC, इसलिए इसका परफॉर्मेंस हाई होता है। अब इसका परफॉर्मेंस हाई क्यों होता है, इसका रीज़न है। इसका मैं कॉलम बनाता हूँ। यहाँ पर आपने देखा था ना एक कॉलम, ये जो कॉलम था आपने देखा था, इस कॉलम में खासियत होती है। इस कॉलम में क्या खासियत होती है, इस कॉलम का जो मैट्रिक्स होता है ना, इस कॉलम का जो मैट्रिक्स होता है, सपोज़ ये मैंने कॉलम बनाया, इसमें जो बीट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये बीट्स जो होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बीट्स होते हैं। तो स्मॉलर मैट्रिक्स होता है, स्मॉलर होने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इंटरेक्शन अच्छा होगा। अब देखो सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो सैंपल जब पास होगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है ना, इसीलिए सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है सैंपल को, सपोज 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, समझे। तो क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है और प्रेशर एंड सरफेस एरिया की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस होता है, इंटरेक्शन होता है, बहुत फास्ट और बहुत अच्छे से होता है। इसलिए इसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर कैसे आ सकते हैं। तो जैसा यहाँ पर बताया दूसरा पॉइंट, ये मॉडिफाइड फॉर्म है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, है ना। हाई प्रेशर से जो है पास करता है सैंपल को। जो सैंपल होता है, ये जो स्टेशनरी फेज होता है वो बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट मेथड है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो नहीं पढ़ा है वो बताऊँगा, मोस्टली सारा पढ़ लिया। अब देखते हैं टाइप ऑफ HPLC। मैंने जैसे बोला था इसमें कोई भी कॉलम लगा सकते हैं हम। तो नॉर्मल एक हो गया नॉर्मल कॉलम, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल HPLC कॉलम। नॉर्मल कॉलम में क्या होता है, स्टेशनरी फेज पोलर होता है, ठीक है। अब होता है एक रिवर्स फेज HPLC। रिवर्स फेज में क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें जो स्टेशनरी होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये आपको याद करना होता है। आयन एक्सचेंज में आयन्स होते हैं, साइज एक्सक्लूजन में मॉलिक्यूलर साइज की बेस पर डिफरेंस होता है, एफिनिटी से निकल एंटी वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सारे कॉलम इसमें फिट हो जाते हैं। तो ये मोस्टली कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही है, बस ये परफॉर्मेंस फास्ट कर देता है, ठीक है, ये आपको समझना है। यहाँ पर देखो चारों टाइप का बताया है क्रोमेटोग्राम।
जैसे रिवर्स फेज का, आयन एक्सचेंज का, साइज एक्सक्लूजन का, नॉर्मल का, ठीक है। अब देखते हैं इल्यूशन मोड इन HPLC। तो दो इल्यूशन मोड होते हैं, एक होता है आइसोक्रेटिक इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन का मतलब है मोबाइल फेज का कंपोजिशन सेम रहता है पूरे टाइम पर, यानी कि जो मोबाइल फेज है, जो बोतल में आपने देखा ना सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें 70% वाटर 30% मिथेनॉल रहता है हमेशा, ठीक है। ये नॉर्मल सिंपल मिक्सचर के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आपका सैंपल कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें हम ग्रेडियंट इल्यूशन यूज़ करते हैं। इसमें मोबाइल फेज का कंपोजिशन धीरे धीरे समय के साथ बदलता है। तो पहले आप ज़्यादा पानी डालते हैं, जैसे 70% था, फिर पानी को घटाते जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे पानी घटाते जाते हैं, मिथेनॉल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर के लिए होता है। क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। फिर हम डिटेक्शन देखते हैं। मैंने जैसे बोला था कि ये लास्ट में डिटेक्ट करता है कॉलम से निकलने के बाद। तो डिटेक्ट कैसे होता है? डिटेक्शन के में इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। या तो डिटेक्शन में इसमें जो है यूवी विजुअल, यूवी डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यूवी लाइट डिटेक्टर्स, या फिर आपका मास स्पेक्ट्रोमीटर्स भी उसमें होते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, फ्लोरेसेंट डिटेक्टर भी होते हैं, बहुत सारे डिटेक्शन सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। एक बार को आप ये भी देख लो, अगर आप सीक्वेंस पूछते हैं तो आप देख सकते हैं सॉल्वेंट रिजर्व होता है। इस रिजर्व बोटल्स में बबल्स आ सकते हैं, इसलिए डी गैसर होता है। डी गैस मतलब गैस रिमूव करने वाला, बबल रिमूव करने वाला। फिर पंप आता है, फिर आप सैंपल डालते हैं, फिर कॉलम आता है, कॉलम के बाद आपका जो एनालिटिकल कॉलम है, फिर आपका डिटेक्शन में यूवी विजुअल आता है। वेस्ट को अलग तरीके से निकाल लिया जाता है और जो मेन डेटा है उसको पीक्स के फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ HPLC। तो एप्लीकेशन में देखो फार्मा में यूज़ होता है। आपको मेडिसिन प्योरिटी चेक करनी है मेडिसिन की, जैसे मैंने बताया था पैरासीटामोल के साथ कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, ये बता देता है, ठीक है। फिर आप ब्लड में कुछ जो है ब्लड में क्या ड्रग का अमाउंट है, अगर आप ब्लड को डालेंगे इसमें तो बता देगा ना ब्लड के अंदर कौन सा ड्रग है, पैरासीटामोल है, क्या है, कितना है, ये सब बता देगा। फिर आप इसको प्रोटीन, एंजाइम ये सब एनालाइज कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं उसमें कोई प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है। ऐसा ही एनवायरनमेंट में आपका पानी में कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। DNA फिंगर अमाइनो एसिड वगैरह सब चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली जैसे मैंने बोला, चलो एक देख लेते हैं। सपोज़ प्योर पानी है, उसका पीक कुछ ऐसा आता है, ठीक है। बट आपने जो दूसरा पोल्यूटेड पानी लिया उसका पीक कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका पानी का हो गया और ये इम्प्योरिटीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल जाता है, समझे बात को, ऐसे समझ में आ जाता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है ना। तो इससे आप बहुत सी चीज़ें पता लगा सकते हैं, जैसे मैं ये बताता हूँ आपको। अब सपोज़ करते हैं आपको क्या जानना है, सपोज़ लाइक हाँ, आपको जानना है कि सपोज़ आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप कोई जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको देखना है किस टाइम पे वो एंजाइम बेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। टाइम 1 आवर पे, टाइम 2 आवर पे, टाइम 3 आवर पे कोई एंजाइम अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप उसका HPLC करेंगे तीनों का। HPLC अगर आपने यहाँ किया, HPLC यहाँ भी करेंगे, अलग अलग टाइम पे HPLC लेंगे, तो क्या होगा? जिसमें पीक ज़्यादा आए, मोटा सा आए, तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आए, वो सही जगह पर आए। सपोज़ 1 घंटे पे जो पीक आया वो ब्रॉड आया और अच्छा सा आया, इसका मतलब है कि 1 घंटे में वो एंजाइम का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, समझे। तो आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कब जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ना। तो इंडस्ट्री में बहुत काम का होता है HPLC, इसलिए मैंने बोला इंडस्ट्री में आपको HPLC मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर आप जो है पता लगा सकते हैं, सपोज़ आपका कोई वैक्सीन है, ठीक है। अब वो वैक्सीन कब तक स्टेबल है, आप स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। सपोज़ आपने डे वन पे जो है ना वैक्सीन का HPLC किया, तो उसका पीक कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। अब आपने डे 30 पे उसका किया HPLC, तो उसका पीक कुछ ऐसा छोटा सा आ रहा है, इसका मतलब वो डिग्रेड हो गया। तो आपको पता लग जाएगा कि वैक्सीन कब तक स्टेबल, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो आप बहुत सी चीज़ें इससे पता लगा सकते हैं, समझे बात को। तो ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम आ सकता है। पॉल्यूटेंट्स देख सकता है ना, ड्रग देख सकता है, तो वही है। सपोज पैरासीटामोल का पीक ऐसा आता है, बट अब आपने जो पैरासीटामोल बनाया है वो उसके पीक में ऐसे ऐसे इम्प्योरिटीज़ भी आ रही हैं, तो समझो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। इम्प्योरिटीज़ छोटी मोटी आ रही हैं तब तो ठीक है, बट सपोज इम्प्योरिटीज़ का इतना बड़ा पीक आ गया तो उसको आपको पैरासीटामोल को फेंकना पड़ेगा, समझे। तो ये आपको फील दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन इसका कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका HPLC। अब आपको जल्दी से फास्ट FPLC देख लेते हैं, वो सेम ही होता है लगभग, ठीक है। बस थोड़ा जल्दी से निकाल देते हैं। ये समझ में आ गया HPLC, तो ये भी आ जाएगा। देखो HPLC
के जैसा ही पूरा FPLC होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। देखो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो है ही, अब इसको प्रोटीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हम प्रोटीन देख रहे हैं। उसमें HPLC में हम कोई भी ड्रग सब कुछ देख रहे थे, बट ये खासतौर पे प्रोटीन के लिए होता है, तो इसको हम फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, प्योरीफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर हाई नहीं होता, इसमें मीडियम प्रेशर होता है ताकि प्रोटीन डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे HPLC आपके स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता था, हाई प्रेशर पे चलता था, बट FPLC जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो लार्ज प्रोटीन देख पाता है ना, तो ये प्रोटीन वगैरह के लिए बहुत सही है। अब इसमें भी डिटेक्शन में क्या है, तो इसमें भी डिटेक्शन के लिए देखो UV डिटेक्टर्स हैं, फिर आपका pH मॉनिटर्स होते हैं, फ्लोरेसेंट डिटेक्टर भी होता है। सेम वैसे ही मशीन लगभग वैसे ही होती है। अब देख लेते हैं क्या सिमिलर है क्या डिफरेंट है। तो देखो इसमें भी कॉलम में आप आयन एक्सचेंज डाल सकते हैं, साइज एक्सक्लूशन डाल सकते हैं, सब कुछ सेम होता है, बस आप प्रोटीन से काम कर रहे होते हैं और मीडियम प्रेशर पे कर रहे होते हैं, इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या सिमिलर है, सेपरेट मॉलिक्यूल करते हैं, अलग अलग कॉलम से सेम है, मोबाइल फेज सेम है, क्रोमेटोग्राम पीक आ रहा होता है एंड प्योरीफिकेशन कर रहे होते हैं, बट क्या सेम नहीं है, प्रेशर सिस्टम FPLC में प्रेशर लो होता है यानी मीडियम होता है। कॉलम देखो HPLC में आपका कॉलम जो है रिजिड होता था क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, तो रिजिड सिलिका बेस्ड, बट इसमें प्रेशर जो है मीडियम है तो सॉफ्ट पॉलीमर बेस्ड FPLC। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। HPLC में आप जो है बायोमोलिक्यूल सारे ड्रग्स वगैरह देख रहे थे, इसमें प्रोटीन एंजाइम रिलेटेड आप काम देखते हैं। पर्पज़ इसमें जो है मेनली FPLC में एनालिसिस प्योरिटी क्वांटिफिकेशन होता था, इसमें प्रोटीन का प्योरीफिकेशन होता है, मतलब लगभग सेम ही है, जस्ट मैंने डिफरेंस तो बता ही दिया आपको। तो ये सारा आपका हो गया HPLC और FPLC कैसे काम करता है, पीक कैसे देखे जाते हैं, टाइम कैसे होता है, ये सारा कुछ आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ आया होगा, नहीं आया है तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, अच्छे से फील के साथ समझाऊंगा, बताना कौन सा नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।